नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश आज पूरे विश्व की संपर्क भाषा बन चुकी है। स्वाभाविक है, विश्व के समस्त देश इस भाषा को सीखना चाहते हैं, उसको उपयोग में लाना चाहते हैं। हर व्यक्ति को अंग्रेजी सीखने की अलग अलग आवश्यकता हो सकती है। किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाने में, विद्यार्थी को आगे इंटरव्यू फेस करने में, किसी को अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में। परंतु जब इंग्लिश सीखने की बात आती है और जहाँ तक हम भारत जैसे विकासशील देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी मुख्य भाषा हिंदी तो है, पर हर क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा भी है। और हर क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होने के कारण यह अनुवाद बहुत मुश्किल होता है। मैं कुछ 3-4 बिंदुओं को आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करें, या जब आप हिंदी से इंग्लिश करें। शुरुआत में हमें तो यही ध्यान रखना पड़ेगा कि चूँकि हम स्वाभाविक रूप से हिंदी बोलते हैं, तो हमारे विचार जो है हिंदी भाषा में आएँगे और उसका हमें लिप्यंतरण, तर्जुमा, ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम हिंदी से इंग्लिश करें, तो उसके शब्दों का अनुवाद न करें। अनुवाद 2 प्रकार का होता है सामान्यतः। एक होता है शाब्दिक अनुवाद और दूसरा होता है भाविक अनुवाद, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ मोड, मीन्स भाव का ट्रांसलेशन। जब हम शब्द का अनुवाद करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी आँख आई, आपको मालूम है आने का वर्ब क्या है? कम। आपने उसमें टेंस भी सही लगा लिया, प्रेजेंट परफेक्ट, कि आई है मतलब क्रिया पूरी हो गई, तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो आप ट्रांसलेशन करते हो कि माई आइज हैव कम, क्योंकि आपको शाब्दिक अनुवाद किया आपने, तो गलत है। यदि आप बोले उसे माता निकली, अब आपको यह नहीं मालूम कि माता निकलने के पीछे एक रोग है, तो आप ऑल ऑफ सडन आकस्मिक आप यही बोलेंगे मदर हैज कम, या नहीं बनेगा, या बोलेंगे नहीं तो दिमाग में आएगा यार माता से क्या तात्पर्य। यहाँ पर गला बैठा है, तो बैठने में आप सबसे पहले बैठने का अनुवाद से इस प्रकार से निकालने लगेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप अनुवाद करें, तो आपको उसके शब्द का अनुवाद नहीं करना है, आपको उसके भाव का अनुवाद करना है। इन दिनों मैं फेसबुक पर भी कुछ सेंटेंस देता हूँ। जैसे मैंने कल सेंटेंस एक दिया था कि मेरा खून खौल रहा है। बहुत से मित्रों ने उसमें अलग अलग ट्रांसलेशन लिखा। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि माई ब्लड इज सिमरिंग। तो ये शब्द का अनुवाद है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मेरा खून खौल रहा मतलब मेरा गुस्सा चरम पर। तो आप उसको गुस्से से इक्विवेलेंट करके बना सकते हैं। उसमें आपको एंगर लाना ही पड़ेगा। इसका हालांकि इसका सही ट्रांसलेशन है माई एंगर इज ऑन फायर। मैं सामान्यतः अभी कुछ दिनों से बघेली में बोले जाने वाले वाक्य जो सामान्यतः जबलपुर में बोले जाते हैं वही भी देने की कोशिश करता हूँ। मैंने कोचिंग का मैंने एक अध्ययन किया है। उसमें सामान्यतः जो वाक्य सिखाए जाते हैं वो मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। लेकिन जब हम एक प्रायोगिक दुनिया में आते हैं तो हम देखते हैं कि मम्मी हमसे बोल रही है कि बेटा नल आ गए हो तो बता देना, सब्जी वाला आ रहा है, या नल आ गए, लाइट चली गई। तो बच्चों को ये सेंटेंस नहीं बनते क्योंकि उन्होंने कभी कोचिंग में सीखा ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको यदि इंग्लिश सीखना है तो आप सुबह से लेकर सोने तक, रात्रि काल तक, आपको सारी गतिविधियों का जो आप हिंदी बोलते हो उसका आपको अंग्रेजी पता होना चाहिए। अंग्रेजी सीखने की सबसे पहली शुरुआत तो यही है, क्योंकि साधारण सेंटेंस तो आपको कोई भी सिखा देगा कि ट्रेन आ गई है, मैं जा चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस एंड एनीबॉडी कैन टीच। यू कैन ऑल्सो लर्न दीज सेंटेंसेस एट होम। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। सबसे पहले आपको जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्र की वो बनना चाहिए। आपके घर में जो भाषा बोली जाती है, आपको इंग्लिश सीखने के लिए एक मैं बहुत छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। आपको हर उस वाक्य का इंग्लिश सोचना है जो आप हिंदी में बोलते हो। आप घर में जो वाक्य बोलते हो उसको एक डायरी में लिख लीजिए। आप दिन भर में जो सेंटेंस बोलते हो उनको पेन डाउन कर सकते हो कि उन वाक्यों का इंग्लिश क्या होगा। जब तक आपको उन वाक्यों का अंग्रेजी नहीं बनेगा, भाषा पर
पकड़ का कमांड ओवर लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट एक खोखली धारणा ही रह जाएगी। जब भी हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पकड़ते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें। हिंदी में हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसका भाव वही निकलता है, लेकिन इंग्लिश में एक सिस्टमेटिक चीज़ रखने की प्रोसेस है। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिंपल। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें भी सब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा चेंज किया, बट भाव वही आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में हम सब्जेक्ट को कहीं, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसको सबसे पहले रखना पड़ेगा। इंग्लिश में जो सेंटेंस बनते हैं उसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है नाउन के फॉर्म में, एक होता है प्रोनाउन के फॉर्म में। प्रोनाउन के फॉर्म में बहुत सिलेक्टेड है, आई भी जो ही सी 5-6 प्रोनाउन। बट नाउन की बात करें तो नाउन जो है पूरी दुनिया में करोड़ों सब्जेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको नाउन सीखने के लिए आप अपने जो दैनिक जीवन में, दिनचर्या में सब्जेक्ट यूज होते हैं, जैसे सब्जी वाला हुआ, कबाड़ी वाला हुआ, सपेरा हुआ, आपको इन सब्जेक्ट की भी अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि मैं तो हम के अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट हैं। कई बार हम बोलते हैं तुम में से कुछ ही के हाँ हो, या तुम में से कोई नहीं, तो आपको इन सब्जेक्ट पे भी कमांड होनी चाहिए। सब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है, एक डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है जो कोई कार्य करे, और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हुआ हो जिस पर वह क्रिया, जैसे मैं बोलता हूं कि उसे सर्प ने काट लिया, ठीक है, तो अब इसमें क्रिया किसने की है, उसे सर्प ने काट लिया। तो जनरली लोग क्या बोलते हैं या क्या रखने की कोशिश करते हैं, वो सब्जेक्ट को वही के रूप में रख दिया क्योंकि उसे पहले आया। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सेंटेंस समझिए कि उसे सर्प ने काट लिया, तो क्रिया किसने की है, सर्प ने। तो आपको सर्प का स्नेक उठा के सबसे आगे लाना है, फिर वर्ब लानी है, और फिर ऑब्जेक्ट लाना है जिस पे क्रिया हुई है, मतलब सर्प के काटने क्रिया जिस पे हुई उसको लाना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दो सब्जेक्ट है इसमें। पढ़ा कौन रहा हूँ, मैं, तो वो सब्जेक्ट है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है क्योंकि क्रिया मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं रखने की जरूरत है, आई रखने की जरूरत है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने की क्रिया किस पे हो रही है, आप पे हो रही है, तो वो कहाँ जाएगा, स्वाभाविक रूप से ऑब्जेक्ट है, वो अंत में आएगा। तो आपको सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट सब्जेक्ट है या जो मेन सब्जेक्ट है, डूयर है, उसको सबसे पहले रखना है, और जिस पे क्रिया हो रही है, जिसमें कोई कार्य हो रहा है, उसको आपको लास्ट में रखना है। उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब को कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे ग्रुप ए में एच एम आर, ग्रुप बी में वॉच वर है, इसी प्रकार हैज हैव हैड है, विल सेल है, और बाकी के मॉडल्स आते हैं। इसके बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। मुख्य क्रिया को अंग्रेजी की आत्मा या अंग्रेजी के पैर कर सकते हैं, उसके बिना सेंटेंस चल नहीं सकता, सेंटेंस लग रहा है। कुछ लोग पूछते सर कैसी पहचान है, मुख्य वर्ब की पहचान क्या है, तो मुख्य वर्ब की पहचान बहुत आसान है। जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ना आए वो मुख्य वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, बतियाना, और अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बतियाना, जुतियाना, लतियाना, ये सारे वर्ब है जिस शब्द के अंत में ना आए वो क्रिया है, उसको वर्ब है। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो। मुख्य चीज़ ये है कि इसमें आपको पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, मेन वर्ब रखना है, और ऑब्जेक्ट रखना है। दूसरी बात, शाब्दिक अनुवाद बिल्कुल नहीं करना। शाब्दिक अनुवाद आप करोगे, आपका ट्रांसलेशन कभी सफल नहीं होगा। आपको हमेशा उस शब्द के पीछे छिपे हुए भाव को समझना है कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। और आप, इसलिए मैंने फेसबुक पर अभी जो सेंटेंस देने की शुरुआत करी है, मुझे मालूम है यदि मैं सिंपल सेंटेंस दूंगा तो वो कोई भी कर लेगा और उसमें आपके दिमाग की बत्ती भी नहीं जलेगी। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे सेंटेंस देता हूँ जिसमें आप उसके भाव पे जाओ। आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस जो मैं दे रहा हूँ, या आपको जो दिमाग में आता है, या आप जो ट्रांसलेशन करना चाहते हो, आप उसके पीछे उसका भाव समझिए कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके भाव का अनुवाद कीजिए। भाव का अनुवाद ना करने पर कभी भी एक सही ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।